ओके भाई, चलें अब इस वाले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। आई मीन अगेन मैं वही बात कर रहा था कि ये सॉल्व आप लोग खुद करें, अपने आप को एसेस भी कर लें इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं अभी पेपर करूंगा तो वो तो मैं पूरा चेक नहीं कर सकता। सो इट्स बेटर कि आप लोग अपने आप को एसेस करते हुए चलते रहें। मार्क्स वगैरह भाई एक दूसरे से डिस्कस करके नहीं करो, अपना पेपर समझ के खुद ही करो सॉल्व। आई डोंट नो इसमें कितने मार्क्स हैं टोटल, मुझे नहीं पता, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया, ताकि आप लोगों को खुद से आइडिया हो जाए कि आप अपने लेवल पे कितने प्रिपेयर्ड हैं। So it says these are the rates charged by a painter, plumber, and electrician who do some work for Mr. Sharma. The painter works for 7 hours. Calculate the amount that he pays to the painter. ड्यूरेशन का मुझे इसमें आइडिया नहीं है, नंबर्स काउंट कर लो टोटल कितने हैं। आई थिंक 26 पेजेस हैं। आई वाज जस्ट, मुझे जो क्वेश्चन अच्छा लग रहा था मैं निकालता जा रहा था, बस मैंने पेस्ट कर दिया। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली द ड्यूरेशन। 26 पेजेस हैं। इसके अलावा भी मैंने 3-4 क्वेश्चन भेजे हैं फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स जो मुझे अच्छे लगे थे, मैंने ग्रुप पे भेज दिए थे। बट आप, इट्स नॉट अ पेपर एग्जैक्टली, इट्स जस्ट दैट कि ये शीट मुझे लगा कि चलें ये ब्रॉडर उसमें अच्छी शीट हो जाएगी। तो इफ यू फील कि आपने आंसर सही निकाला है तो आप टिक कर लें, आपने आंसर सही नहीं निकाला तो क्रॉस कर लें। तो द पेंटर वर्क्स फॉर 7 आवर्स, द अमाउंट दैट ही इज पेड। हाँ जी, 7 मल्टीप्लाई बाई 35, 240। ठीक है, अच्छा। So Mr. Sharma pays the plumber $252. Calculate how many hours the plumber works. So अब उसने $252 जो उसको वो पे किया हुआ है और प्लम्बर को पे किए हैं, तो वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी आवर्स द प्लम्बर वर्क्स। अच्छा, अब प्लम्बर वाली सिचुएशन के अंदर है क्या, देखें ये इक्वेशन वाइज वर्किंग करनी पड़ेगी। इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 40, जिनसे ये नहीं सॉल्व हुआ या हो भी गया देख लें। इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 40, और उसके बाद 26.5 पर आवर पे कर रहे हैं। अब कितने आवर्स काम किया ये हमें नहीं पता। दिस इज हाउ दे विल बी पेड, और उस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 252। सो जो प्लम्बर की वैल्यू है वो 252 हो जाएगी, क्योंकि उसका रेट ही ऐसा है, फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज वो वैल्यू होती है जो नंबर ऑफ आवर्स से इफेक्ट नहीं होती। मतलब आप काम करवाएं नहीं करवाएं, एक दफा वो आ गया आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इससे आपको मिल जाएंगे आवर्स। कितने आवर्स आ रहे हैं इसके? 8। तो उसने 8 आवर्स काम किया है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मिस्टर शर्मा पेज द इलेक्ट्रिशियन $224। कैलकुलेट हाउ मेनी आवर्स द इलेक्ट्रिशियन वर्क्स। सो इलेक्ट्रिशियन के उन्होंने $48 पर आवर है फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स, देन $32 पर आवर है। हाउ मेनी आवर्स द इलेक्ट्रिशियन वर्क्स। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया, 224 है ना। सो इलेक्ट्रिशियन ने काम करना है $48 पर आवर फॉर 2 आवर्स, और आफ्टर दैट द इलेक्ट्रिशियन इज पेइंग $32 फॉर एक्स नंबर ऑफ आवर्स। वो अमाउंट हमें नहीं पता। सो 48 इंटू 2 एंड देन 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 224। ये बात समझ आई है? पहले 48 इंटू 2 पे हो रहा है, प्लस 32 इंटू एक्स पे हो रहा है फॉर द वैल्यू एज 224। सो दिस इज हाउ द वैल्यू इज डन। इससे आगे चलते हैं। 4 आवर्स। सो द पर्सन इज पेड 4 आवर्स फॉर 4 आवर्स बेसिकली। बट टोटल इज 6 आवर्स। ओ या, हाँ तो ये वैल्यू आ रही है, टोटल 6 आएगा। 4 आवर्स तो वो एक्स्ट्रा जो है। अच्छा, राइट डाउन द रेशियो ऑफ द अमाउंट मिस्टर शर्मा पेज टू द पेंटर, द प्लम्बर एंड द इलेक्ट्रिशियन। गिव योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म्स।
तो जो अमाउंट वो पे कर रहे हैं टू प्लम्बर टू दिस एंड देन ओके, so 245 is to 252 is to 224. This is the amount that they're talking about. आप इस अमाउंट को देखिए क्या वैल्यू आ रही है इसके अंदर, इसको सिंप्लीफाई करके बता दें क्या वैल्यू बन रही है। 35 48 इंटू, क्योंकि वो पे कर रहे हैं $48 पर आवर फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स। पर आवर है ना, लिखा हुआ है ना, $48 पर आवर। सो इसका जो रेशो बनेगा दैट विल बी 35:36:32, ये रेशो बनेगा इसका। देख लें यही रेशो आ रहा है, 35:36:32, दिस इज द रेशो वैल्यू। अच्छा, सो दिस पार्ट इज डन। आपने आपको इसमें देख लें क्या मार्क्स बन रहे हैं आप लोगों के, और नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, it says ABCD is a field on horizontal ground. So ABCD is a field on horizontal ground. The bearing of B from A is 70 degrees. The bearing of D from A is 125. So bearing of B from A is 70 degrees and the bearing of D from A is 125. मतलब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जस्ट 55 डिग्री। C is due south of B, चलें वो सब समझ आ रहा है। Calculate the bearing of D from B. So they want the bearing of D from B कह रहे हैं। अब from B वाली वैल्यू बताने के लिए D from B, अब ये क्योंकि वर्टिकल वैल्यू है तो आई एम ट्राइंग टू वर्क विद दिस, हम ये निकालना चाह रहे हैं। सो दिस इज 180, वो बात समझ आ रही है। ये 55 आ रही है वैल्यू। अगर मैं इसमें एक काम कर लूं और वो ये कि इफ आई कैन 70 एंड 70, सो आई अंडरस्टैंड कि ये तो पूरा 70 आ रहा है। देखें वर्टिकल एंगल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से देख लें, अगर आपसे किसी से सॉल्व नहीं हुआ ये, दिस इज दिस और ये पूरी लाइन है। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स वाली आप बात करें तो ये कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए 70, जिसमें से मुझे ये पार्ट नहीं पता विच यू में कॉल एज एक्स, ये मुझे नहीं पता। जो छोटा ये पार्ट बन रहा है ये मुझे नहीं पता। 55 पता है तो मैं इसमें साइन रूल लगा के वो एक्स निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं इसमें लगाऊंगा साइन रूल, उसके थ्रू मैं कैलकुलेट कर लूंगा एक्स, तो मुझे ये मिल जाएगा बेसिकली। अब ये देख लें, अगर आपने इस तरह सॉल्व नहीं किया तो चेक कर लीजिए। आई विल डू 290 अपॉन साइन एक्स is equals to 350 upon sin 55। इसमें x की वैल्यू बताएगा प्लीज क्या आ रही है। 43.4। so this comes out as 43.4 और 70 में से अब आप 43.4 माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल कितना है, ये सबको बात समझ आ गई वो 70 कैसे था। सो बिकॉज ऑफ द वर्टिकल एंगल या जो जी प्रॉपर्टी हम कहते हैं, ये 70 तो ये भी 70। नाउ बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 43.4 और ये एक वैल्यू आ जाएगी 26.6। अब आप सिंपल काम क्या करें, आप 180 और 26.6 को ऐड करो। तो 180 प्लस 26.6 इज योर बेयरिंग विच इज इक्वल टू 206.6। क्लियर है बात, समझ आया। हाँ देखो, हम्म, वो इसकी वजह से ना, बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए, डी तक की बेरिंग पूरी 125 है और ऊपर वाली 70 है। तो 125 माइनस 70 55। ठीक है, 42.74 नॉट 43.4।
गलत आ रही है कि 42.74 है? भाई देखो ये बेरिंग कितने गलत निकाल दिए। दिस इज 42.4। सॉरी 42.74। देखें आपके पास ये वैल्यू, दिस टोटल एंगल इज 70। जिनको ये नहीं समझ आया वो देख लें, दिस टोटल एंगल इज 70। इस टोटल एंगल 70 में से आप ये पार्ट रिमूव करें ना, ये पूरा 70 है ना, दिस कंप्लीट वैल्यू इज 70। 43.4 ही आ रहा है by using 350 upon sin 55 and then multiplying it by 290। ये तुम लोग कैलकुलेटर चेक करो अपना। 42.7 आ रहा है आप लोगों के पास, तुम्हारे पास क्यों लगा रहे थे? ये बात समझ आ गई? 26.6 नहीं होगा ना, फिर क्या होगा ये बताएं। 70 माइनस 42.7 इज, ठीक है, और उसको माइनस करें 70 में से क्या आ रहा है? नहीं, 27 पॉइंट। और 27.2। क्लियर है ये बात? वो भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। वो आप कर सकते हैं 207.2 या 207.3, दैट्स फाइन। वो आप देख लें, क्योंकि वो जिस हिसाब से आपकी वैल्यू राउंड हो रही होगी अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा, दैट्स ओके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी। इट सेज अ वर्टिकल मास्ट इज पोजिशनड एट डी। A vertical mast is positioned at D. The angle of elevation of the top of the mast from A is 10 degrees. Calculate the angle of elevation of the top of the mast from C. A vertical mast is positioned at D. ठीक है, तो ये वर्टिकल मास्ट है ना, अब ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट चलें बना लेते हैं वैसे ही। वर्टिकल मास्ट है पोजिशन एट डी, मतलब दिस इज बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द पेपर। ये थोड़ा सा ये मूव हो रहा होगा पेपर से बाहर। अच्छा, इन वर्टिकल मास्ट का हमें एडवांटेज क्या होता है? जितने भी ये वर्टिकल मास्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे मैंने ये बनाया है, ये हमेशा बेस के साथ 90 पर होते हैं। सो द होल डायग्राम इज वर्किंग एज अ बेस, और उसके ऊपर एक मास्ट है इस तरह से डी। ये हमेशा 90 पर होते हैं, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि ये 90 नहीं हो सकते। अगर 90 नहीं होंगे तो वो फिर आपको क्वेश्चन में बताएंगे, हम नहीं इमेजिन कर सकते एनीथिंग लेस देन 90। So the angle of elevation of the top of the mast from A is 10 degrees. Calculate the angle of elevation of the top of the mast from C. अभी वो कह रहे हैं कि इसकी अगर आप A से एंगल ऑफ एलिवेशन देखें इस मास्ट की, ऐसे, तो यहां पे है 90। तो वो आपको बता रहे हैं कि यहां से ये है 10 डिग्रीज। समझ रहे हैं आप बात? वो पूछ रहे हैं इसकी एलिवेशन बताएं सी से। अच्छा, सी से एलिवेशन बताने के लिए तो मुझे बेसिकली इस साइड पे वर्किंग करनी है, बट इस साइड की वर्किंग होगी कैसे? ये 90 हो जाएगा। मुझे पहले मास्ट की वो चाहिए, हाइट। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको बना के दिखा दूं इस साइड पे, अगर आपको इस चीज से आसानी हो जाए, देखें ये है डी पे मास्ट ऐसे। दिस इज अ मास्ट। नाउ एज वी हैव अ मास्ट, वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये है ए, दे आर सेइंग दिस इज 10। दे वांट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी, उनको ये चाहिए थीटा, इस तरह की वैल्यू चाहिए। समझ रहे हैं बात? उसके लिए मुझे चाहिए पहले मैं ये निकालूं। जी, हाँ बोलो। रेडियंस डिग्रीज का मसला तो नहीं है? अच्छा, मैं भी देख लेता हूँ। अब इसमें ये है बात, तो अब हमें पहले हाइट निकाल लेनी चाहिए डी की। पहले हमें जो टॉप की मास की हाइट है वो निकाल लेनी चाहिए। मास की हाइट को मैं एच कह लेता हूँ। सो मास की हाइट के लिए आई विल वर्क विद tan ऑफ 10 डिग्रीज इज इक्वल्स टू एच अपॉन 90, एच अपॉन 290।
इसकी वैल्यू बताएगा क्या आ रही है, अगर आप लोग ऑलरेडी आंसर निकाल चुके हैं तो। 51.135, हाँ अभी तो 3 डेसिमल तक जाएं ताकि फिर वो बाद में मसला ना हो। 51.13 मीटर्स। अच्छा ये मास की हाइट आ रही है। अब जो पार्ट वो निकालने के लिए कह रहे हैं ये देख लें जरा। आई मीन अगर आप लोगों ने कर लिया सॉल्व तो ठीक है। जो हाइट वो निकालने के लिए कह रहे हैं उस हाइट के लिए तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं ना। सो फॉर दिस आई विल बी नीडिंग समथिंग रिलेटेड टू, मुझे डीसी भी चाहिए होगी। डीसी मिल जाएगा बेस। हाइट तो मिल, ठीक है आ गई, बेस नहीं है ना हमारे पास। बेस में निकाल लूं यहाँ से। नहीं वो तो सही है, 290 हो गई, उसको तो यूज कर लिया है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डीसी। डीसी निकल आएगा, डीसी निकल सकता है। आपके पास वो वाला एंगल भी है 27.3 और इसकी साइड लेंथ है 350। आपके पास ये एंगल भी है और ये लेंथ है 350। तो उससे डीसी निकल आएगा कैसे, साइन यूज करके। साइन 27.3 इज इक्वल्स टू डीसी अपॉन 350। तो साइन, ये बताना डीसी की वैल्यू क्या आ रही है। ऑलराइट, सो डीसी आ गया 160.527। व्हाई एम आई मूविंग अलोंग विद 3 डेसिमल प्लेसेस, ज्यादा आंसर एक्यूरेट रहेगा बस, क्योंकि इसको तो रिप्रेजेंट नहीं करना ना, रिप्रेजेंटेशन वाले आंसर्स को राउंड करना ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा अब हमें निकालना क्या था, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसकी वैल्यू। सो समथिंग लाइक दिस, फिगर इस टाइप की है कुछ। ये हाइट आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। डीसी भी आ गया, ये चाहिए थीटा। ये बताइए। दिस इज द एंगल दैट वी आर लुकिंग फॉर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम ढूंढ रहे हैं वो ये वाला एंगल है। 17.7। मास्ट एज इन अ पोल जो होता है ना, जैसे ये मोबाइल टावर्स वगैरह नहीं होते, पोल होते हैं इस तरह के, वो है। 17.7, अगर आप उसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड करें तो दिस इज फाइन, सही है। 17.7 ठीक है। इट इज परपेंडिकुलर। मास्ट हो गया, ट्री हो गया, कोई बिल्डिंग बना दें, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आप कहाँ हो रही है गर्मी, तुम आगे आ जाओ, तुम बिल्कुल पीछे बैठे हो ना इसलिए। इधर आके बैठ जाओ मूसा के साथ। वो तो तुम आओगे ही नहीं, बेशक पीछे तंदूर बन जाए। आगे बैठना तो मना है ना, बस शान में खिलाफ हो जाता है आगे बैठना। अच्छा भाई, ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया था, ये वाला पार्ट भी देख लीजिए। हाँ तो वही हुआ ना, वो मास्ट मतलब ये कि वो टावर वाली बात हो गई, या वो जो इस पे व्हेन यू रेज अ फ्लैग, फ्लैग रेजिंग के लिए यूज होता है मास्ट, वो भी वही है। तो सेम। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, करेक्ट द नियरेस्ट सेंटीमीटर। आप में से किसी एक ने इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा था। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू। अब ये दूसरी वैल्यू है तो इसके हिसाब से हम जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो द अपर बाउंड फॉर द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल
सो टॉकिंग अबाउट एरिया, एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। उनको अपर बाउंड चाहिए हाइट के लिए, या लेंथ इंटू हाइट कह लें आप, सॉरी। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, उनको हाइट चाहिए, हाइट का मतलब ये कि टू आके यहाँ एरिया से मल्टीप्लाई होगा और ये बेस से डिवाइड होगा तो हमें हाइट मिलेगी, यही मतलब हुआ ना। टू एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू एस। बात तो ये हो गई। प्रॉब्लम ये है, मैंने आप लोगों से पहले भी एक बात करी थी कि देखें, डायमेंशंस को हम राउंड करते हैं, एरिया को राउंड नहीं करते। लेकिन वो तो तब की बात है ना जब आपको एरिया निकालना हो। अब यहाँ तो एरिया राउंड हुआ है, तो फिर मैं एरिया का भी अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालूंगा। जो वैल्यू राउंड हुई भी होगी इवेंचुअली उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाला जाएगा ना। आप इसको इस तरह याद रखें कि आंसर का अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं निकालते। इट्स ऑलवेज द प्रीवियस वैल्यूज, जो बैक एंड की वैल्यूज होती हैं, आप उनका अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालते हैं। आंसर का अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आता है। तो अब ये जो एरिया कह रहे हैं, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज, अब ये एरिया इज नॉट द आंसर, एरिया तो एक इनपुट बन गया ना। तो अब इसका मुझे आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, अच्छा अब आप इस लॉजिक के हिसाब से देखें, आपको अपर बाउंड चाहिए हाइट का, हाइट का अपर बाउंड कब आएगा, जब एरिया मैक्सिमम हो, ब्रेथ मिनिमम हो, या बेस मिनिमम हो। न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। तो न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा कैसे, एरिया के लिए पहले आप 5 को डिवाइडेड बाई 2 करें, सो यू गेट 2.5। सो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 2.5, एरिया की वैल्यू आ जाएगी प्लस, सॉरी अपर बाउंड चाहिए ना, तो आई वुड गो विथ 42.5। और बेस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा हाँ, बाय द वे मैं ये करवा तो इसी स्टाइल में रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद से करते हैं नहीं भी देखेंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो वैसे ही करवा रहा हूँ। आप अपने पास देखते जाएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, बिकॉज इवेंचुअली तो आप लोगों को ये करना चाहिए ना, ऐसे कि बस मसला ना हो। सो इट इज 2 times of area, 2 times of 42.5 divided by the base, which is 8.5, and then 2 multiplied to 42.5 divided by 8.5। ये बताएं क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो 10 हो सकती है। पेपर नहीं है ये, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द क्वेश्चन विच आई फील कि आप लोगों को कर लेने चाहिए। मैंने स्टेटिस्टिक्स के एक दो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी शेयर किया था, वो जरूर करके जाएगा। स्टेटिस्टिक्स वाला वो क्वेश्चन अच्छा है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन कि अगर आपको सब कुछ नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ, आई एम श्योर वो काफी लोगों से होगा भी नहीं, ट्राई किया किसी ने जो मैंने भेजा था, इंटर क्वार्टाइल वाला क्वेश्चन। उसमें सारे क्वार्टाइल्स और लिमिट्स गिवन है, उसमें सारी डिटेल भी गिवन नहीं है। उस सिर्फ उस इतनी इंफॉर्मेशन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्केच करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्केचिंग के क्वेश्चंस आपको काफी सालों में नहीं मिलेंगे, मेरे ख्याल है हार्डली, अगर आप 10-15 साल उठा के देखेंगे तो 2 या 3 आए। उसमें से एक मैंने आपको दे दिया, वो जो बल्क वाला क्वेश्चन जो भेजा है ग्रुप के ऊपर, वो जरूर देखिएगा। अगर वो नहीं सॉल्व हो तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए किस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। So it says the diagram shows a quadrilateral and part of a regular octagon. AB is a straight line. Form an equation in x and solve it to find x. सही है। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स। अब पहले तो ये देख रहा हूँ कि रेगुलर ऑक्टागन है। चले आप लोग ट्राई करें, पहले किया किसी ने ट्राई, हुआ सॉल्व? और क्या, खुद भी तो ट्राई करें ना। हाँ, इसमें तो कोई इतना मुश्किल होते नहीं है क्वेश्चन, में क्या मुश्किल होंगे। मैंने वैसे इनके ईयर्स भी नीचे कॉपी कर दिए हैं, कुछ अगर क्वेश्चन रह भी गए आप लोग खुद भी करना चाहेंगे तो बाद में आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। आपको मार्किंग स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मेरे मार्किंग स्कीम बनाने की जरूरत नहीं है। खुद से करना है भाई।
एक दूसरे से पूछ के करना तो क्या फायदा। अपने आप को एसेस करो ना, समझो कल इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, फिर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बस ये देख के काम करें। आप एग्जाम में स्टैंड कर रहे हैं या एग्जाम हॉल के बाहर स्टैंड कर रहे हैं, ये देख के काम करें बस। आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट तो नहीं है, स्टैंडिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल। एक्स इज इक्वल टू 48। अगेन मैं इसमें वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं अब सोच रहा हूँ मैं समझाऊं नहीं, बस मैं लिख रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करें। मैं ही समझाने एक दिन पहले तो क्या फायदा। पता नहीं, ये लोग ही बता रहे हैं। मैंने भी क्या किया, 48 है ना। हम्म। और 135 एंगल आ रहा है उसमें, 180 वैल्यू माइनस हो जाएगी। हम्म। हाँ। हाँ, इंटीरियर एंगल 90 कैसा आया। n-2 × 180, तो ये ऑक्टागोन है ना, 8 साइडेड है ना। भाई लिखा होता है सामने, जो तुम कह रहे हो ये रेगुलर नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन के सारे एंगल्स बता दिए ना, 135, तो ये भी 135 होगा। 180 - 135 इज इक्वल टू 45। फिर ऐड कर लो इनको, just adding all the values and equating it with 360, that's it। हम्म। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी। अब यहाँ मैंने जानबूझ के ही डाला था, बिकॉज हो सकता है कल रीजनिंग नहीं पूछते, बहुत अच्छी बात है, पूछ ली तो फिर। So P, Q, R, S, and T are points on the circumference of a circle, center O. PSQ is equal to 32, and O lies on TQ. Okay. O lies on TQ, so O is the center. PS is parallel to QR, and QR is equal to QS. ये भी सही है। So अगर ये parallel property की बात करें, I don't know whether they are asking for it or not, but ये तो मुझे डायरेक्ट नजर आ रहा है कि ये। अच्छा, फिर वही, सॉरी, आप लोग खुद करें पहले। मैं लिख के बता रहा हूँ, अगर आप पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज इफ यू कैन जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है, तो आप समझ जाएं। हाँ जी। हाँ बिल्कुल सही है, बट जी लिख नहीं सकते। एक दफा एक स्टूडेंट ने एक प्रॉपर्टी में, ऐसे तुम लोगों को बताया भी था, वो एक फिगर है, शायद आप देखेंगे उसमें जाके, वन ऑफ द स्टूडेंट इन पेपर, वो ये बना हुआ था, मैंने अपने एक पेपर में दिया था, इस तरह का, उस पे था कि व्हाट शेप इज द फिगर क्रिएटिंग है क्या। वो स्टूडेंट ने लिख दिया पेपर में लाइटनिंग बोल्ट। तो भाई आप बटरफ्लाई और जी प्रॉपर्टी और लाइटनिंग बोल्ट ये सब लिख के मत आइएगा पेपर में, उसके नाम होते हैं, वो नाम लिख के आइएगा। Which one? हाँ हाँ, PQT। PQT, I haven't calculated, one second, PQT। हम्म। So yeah, this will be 58। हम्म।
अब आप इसके स्टेपिंग तक कैसे गए, वो देख के काम करना पड़ेगा। इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। सो इफ इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, ऑब्वियसली आई विल बी प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन कि मैं वहां तक कैसे गया हूं। तो हम इसको बता ऐसे सकते हैं। देखें, मैं कह सकता हूं PTQ 3 मार्क्स हैं। सो आई वुड से PTQ is 32। वो हमें कैसे पता चला? एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। मैं इस 32 की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। चलिए इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट 32। ये 32 मुझे कैसे पता चला? बिकॉज PTQ इज एन ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। नहीं, ऑल्टरनेट नहीं। सो आई वुड से एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट फॉर दिस 32। या बट देन हाउ डू यू नो कि दिस इज 32? नहीं, बट वो पैरेलल पे होता है। ये जो है दिस इज 32, तो ये 32 होगा। बट ये 32 नहीं हो सकता, इसलिए बिकॉज वो सेंटर से पास भी नहीं कर रहा ना। तो वी कांट इवन से कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, वो ये आइसोसेलेस भी नहीं बन रहे। ये मसला होगा। वो ये बन रहा है, इसलिए ये 32 हो सकते थे। ऑलराइट, सो फॉर दिस पार्ट it's 32, and then it says TPQ is equals to 90। वो हमें कैसे पता? Because TQ is the diameter। ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, Q, TQP। और वो आप आंसर बता दें क्या हाल है। ट्राइंगल तो हमेशा 180 होता है। ट्राइंगल में तो 90 कभी भी नहीं होता। ट्राइंगल में क्यों 90 होगा? ट्राइंगल ऑलवेज 180। वो 90 डिग्रीज होता है, वो देखो ऊपर टॉप पे बना हुआ है। डायमीटर के कॉर्नर से अगर पी तक लाइन जाती है तो वो 90 पर होती है। वो अलग, वो मैंने इसलिए देखो तीनों ही लिखे हैं। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ योर स्टेप, तो वो आप रीजन बता सकते हैं ऐसे लोग के लिए। ऑल राइट, ये क्लियर हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट बताइए, ये क्यू आर एस कैसे निकलेगा? आई थिंक क्यू आर एस तो इजी हो जाएगा। इसके उन्होंने रीजन पूछे नहीं है। सो ये तो हमने पहली बात कही थी कि ये भी 32 है, ये भी 32 है। तो आप ये तो वैसे ही निकाल सकते हैं। 116। ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ये 32, ये भी 32। और क्योंकि ये आइसोसेलेस है इसलिए ये भी 32। क्लियर है बात? समझ आ गया? समझ आ गया क्या? आप लोगों ने खुद से सही किया है या नहीं किया है? वही मैं कह रहा हूँ, अपने आप को मार्क करते रहें। ठीक है। TQS। TQS। अच्छा, अब TQS के लिए अगेन आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो ये लगाना पड़ेगा दिमाग कि देखिए, अगर हम एंगल्स की बात करें ना, टी क्यू एस वैसे पहले पहले आप लोग एक दफा सोच के बताएं जरा क्या करना चाहिए। मैं आपको इसमें इतना बता देता हूँ। देखें, ये 90 है, दिस इज 90। और ये आई विल कंसिडर दिस एज थीटा। बट सवाल ये कि ये एंगल कहाँ से लेकर आए, क्योंकि ये होगा तो फिर माइनस करेंगे ना। ये कहाँ से लाऊं?
हाँ, नहीं तो बताओ तो आप भाई। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये कर सकते हैं। अब जिन जिन ने ये नहीं सोचा था वो जीरो मार्क करें अपने आप को फिर। ये है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर you have this angle as 116. So basically the sum of this and this angle is equals to 180. देखें cyclic quadrilateral बन रहा है. A cyclic quadrilateral has all its sides in contact or all the vertices in contact with the circle. हम्म. हम्म. क्यों? वो मैंने चेक किया नहीं, तो ये क्या है? ये क्या है ये? ये अच्छा, ओके। हम्म, अच्छा। 32 और अच्छा, ये भी माइनस करें, ये भी माइनस करें, ये निकाल लें, हाँ ये भी कर सकते हैं। गुड। हम्म। हाँ 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 हाँ, वो भी कर सकते हैं, हाँ। तो ये भी हो सकता है, जो क्वाड्रिलैटरल यहाँ समझ बता रहा है, ये वाला भी क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, दिस एंड दिस। और फिर ये दो तो हैं एंगल्स, ये दोनों माइनस कर दें, थीटा आ जाएगा। सो अगेन यस, मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, आपको जो सही लगता है। अब मुझे इसका आंसर बताएगा, थीटा नहीं, थीटा का आंसर क्या है? पहले तो ये येलो एंगल क्या आ रहा है जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, ये आ क्या रहा है? 64। ये 64 आ रहा है, ये और ये ऐड करके 64 बन रहे हैं। और फिर आप करेंगे, अब तो मसला ही नहीं है ना। 64 90, तो फिर थीटा सही है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 90 माइनस 64 इज, ये 26। मैं बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। आई मीन 9 क्या, बस वैसे ही है उसके अंदर। हम्म। मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ एक दो वाले क्वेश्चन, ही बता रहा हूँ, वो हैं, वो भी देख लेते हैं। चलें इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आइए जरा, प्लीज ये ट्राई करें। आप लोग ये ट्राई करें, मैं जरा बस 5 मिनट में इसमें लंच करके आ रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आगे ही कर रहे हैं, तो आगे के भी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास चल रही है, बस मैं रिकॉर्ड। जस्ट दी आंसर्स। F0 का फर्स्ट का आंसर क्या है? -20। नेक्स्ट। हाँ, इट वॉज गुड, जबरदस्त। 3 अपॉइंट, सही है भाई, चले फुल मार्क्स आ रहे हैं इसमें। GH2 आंसर 125। ठीक है, एवरीवन गॉट द सेम आंसर। ठीक है। एंड देन इट इज G2x इज इक्वल्स टू 7। सो G2x इज इक्वल टू 7 का मतलब आप 2 यहां पर रखेंगे, 2x, और -3 इज इक्वल्स टू 7। इसका आंसर क्या आ रहा है? हम्म, सही है। फिर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई GX² प्लस G(x)+1। ये कर लिया सबने सिंप्लीफाई? क्या आंसर आ रहा है? 2x²। देख लेते हैं।
ये आंसर होगा। सही है। डन हो गया। जी बोले। पिज्जा ट्रीट। पिज्जा कौन खाता है यार, सेहत के लिए खराब होता है, पिज्जा नहीं खाएगा। हाँ, सिंपल हो गया। देख रहे हो क्या। अच्छा अच्छा, बातें नहीं करो, जल्दी जल्दी। ये हो गया, सी वर्ड हो गया। आई मीन सी तो सही है। ये डी, एच इनवर्स ऑफ 16 ये हुआ। एक सेकंड। एच इनवर्स इक्वल्स टू 16। अच्छा देखें, अब ये जो है ना पार्ट, ये थोड़ा सा आप इसको ट्रिक पार्ट कह लें या, ये आपका एच एक्स का एक्सप्रेशन है। अब यहां लिखा हुआ है एच इनवर्स 16। अब यहां लिखा हुआ है एच इनवर्स 16। अब ये एच इनवर्स के इनपुट में 16 लिखा हुआ है। जो इनवर्स का इनपुट होता है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का आउटपुट होता है। जो इन इनवर्स का इनपुट होता है दैट इज द आउटपुट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब इस दिस इज इक्वल टू 16। जो इनवर्स फंक्शन का इनपुट वो रेगुलर फंक्शन का आउटपुट। तो रेगुलर फंक्शन है 4 टू द पावर ऑफ 2x-1, उसके सामने मैं 16 रख दूंगा। तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1.5। सही है, वो भी लिख सकते हैं, 3/2 लिख दें। अच्छा, एफ एक्स दिस कैन बी रिटन, ये तो आसान है, बस इन सबको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर बता दें। अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो फ्री के 3 मार्क्स हैं। क्लास है स्टिल 5, हाँ जी। अच्छा ओके, तुम कोएफिशिएंट बता रहे हो मुझे, 3 4। हम्म। सही है। ठीक है जी। क्यों भाई, खाना खा के नहीं आया तुम? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इस पे लिखा हुआ है दी, यू गॉट दीज, एक सेकेंड। सी इज -49 एंड डी इज -60। दोनों का आंसर चेंज है क्या? -49, -6। इस पार्ट के आंसर देखें, सबके पास यही आ रहे हैं, -59 एंड -20, यही आ रहा है। हाँ, -59 एंड -20 सही है। ये आंसर तो ठीक है, ये यही होने चाहिए। आप लोग चेक कर लें एक दफा, जिन जिन के नहीं आ रहे आंसर तो फिर दोबारा से करें वो। आंसर्स ये ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ये वाला पार्ट देख लें। ये मैंने बस इसकी जो रीजनिंग की वजह से ये सिलेक्ट किया था। देखिए इसमें लिखा हुआ है यूज द डायग्राम टू एस्टिमेट द मीडियन। सो मीडियन कैलकुलेशन हम करते हैं 50% ऑफ द वैल्यू। 50% ऑफ दिस वैल्यू विल बी 35, नहीं 35 भी नहीं, सॉरी 60।
60। मैं अभी बल्कि यही कहने वाला था कि इस बात का ख्याल रख के चलेंगे, ग्राफ जहां तक गिवन है वहां तक वर्किंग होगी, आपके यूनिट तो कहीं तक भी गिवन हो सकता है। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 60 वैल्यूज, उसका आप 50% निकालेंगे फॉर मीडियन, तो आंसर आ जाएगा 30। और अब आप 30 पे वर्किंग करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 188। टोटल 70 वैल्यूज नहीं है, 70 तक ग्राफ बना हुआ है, वैल्यू 60 है, 60 पोटेटोज। यही तो कंफ्यूज करते हो। मैं सेकंड सेकंड। अच्छा, दी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सो फॉर द इंटरक्वार्टाइल रेंज फर्स्ट वी विल वर्क विद द लोअर क्वार्टाइल, मतलब 30 का भी हाफ कर देंगे। सो द लोअर क्वार्टाइल वैल्यू बिकम्स इन बिटवीन दीज वैल्यूज, मतलब 15 पे। ये आएगा आपके पास लोअर क्वार्टाइल विच इज 170। ये 170 आ रही है वैल्यू। अच्छा, फिर आप 75th परसेंटाइल पे जाएंगे 60 वैल्यूज का, दैट विल बी एट 45। ये वैल्यूज आ गई 45 के ऊपर, इसका आंसर आएगा 208। सो एक वैल्यू आ रही है 70, एक वैल्यू आ रही है 208, 170 एंड 208, ये दो वैल्यूज हैं इंटर क्वार्टाइल के लिए। मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू वर्क विद Q3 minus Q1 which is 208 minus 170, that is equal to 38। ये बात समझ आ गई? बाबा ग्रीन टी दे देगा। ओके, डन, क्लियर। पार्ट 298, मैं इस पर अभी आ रहा हूँ। ये देख लो भाई जल्दी जल्दी। It says potatoes with a mass greater than 220 grams. Potatoes with a mass greater than 220 grams are sold as baking potatoes. Find the percentage of the potatoes that are sold as baking potatoes with a mass greater than 220 grams. तो कितने हैं ये? Greater than 220 grams वाले हैं। तो ऐसे आ रहे हैं हमारे पास 8 potatoes। So if we talk about 8 potatoes, तो क्यों 188 ही होगा? ओके, अब 8 पोटैटोज हैं आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 60। क्या आंसर आ रहा है? 38.3, 13.3। अच्छा, द masses of 60 potatoes of variety B are also measured। अच्छा, फॉर वैरायटी बी बेटा आप लोग क्वेश्चंस कर ले, मेरा ख्याल है थोड़ा सा, कल पेपर है। अच्छा, मैंने कहा सिर्फ रिमाइंड करा दूं, आप लोगों शायद भूल गए आप लोग, कल है पेपर। हाँ, यही याद है बस तुम लोगों को, ये नहीं याद कि आज आखिरी क्लास क्यों है, इसलिए क्योंकि कल पेपर है। बस याद सिर्फ ये है कि आज आखिरी क्लास है। हाँ, the masses of 60 potatoes of variety B are also measured। For variety B, the median is 175 grams and the interquartile range is 30 grams। Now, काली है ये, कौन है? काली wants to buy potatoes that are more consistent in mass। Should she choose? फिर तो काली होगी कोई, काली तो नहीं हो सकती। मतलब should she choose variety A or variety B? Explain how you decide। जी। अच्छा, अब इस केस के अंदर जो है वो इंटर को अब इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। देखिए, दो चीजें होती हैं। वो ये होता है कि अगर आप पोटैटोज की बात करें, अगर पोटैटोज की रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट साइज की है तो देन वी गो फॉर द पोटैटोज विच हैव अ स्मॉलर इंटरक्वार्टाइल वैल्यू। ऐसा हम क्यों करते हैं?
स्मॉलर इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्योंकि स्मॉलर इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब कि वैल्यूज में गैप कम है। पहुंच रहा हूँ। तो वैल्यूज के अंदर गैप कम है, बेसिकली हमें वर्किंग ये सोच के करनी पड़ती है कि आप इंटरक्वार्टाइल रेंज पे वर्किंग कर रहे हैं क्या। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज वाले केस में, सुबह नहीं हटाना, इंटरक्वार्टाइल रेंज के केस में इफ वी आर वर्किंग विद लेसर वैल्यू, उसको फिर हम कहते हैं कि इसका गैप क्योंकि कम है इसलिए कंसिस्टेंसी ज्यादा है। समझ आ रही बात। कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है विद द गैप इन बिटवीन द आई क्यू आर वैल्यू। जिसका इंटरक्वार्टाइल रेंज कम उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा। अच्छा, अगर इसी केस में वो कह देते कि हमें जो है वो ऐसा वो चाहिए पोटैटोज की वैल्यू जिसमें लार्जर पोटैटोज चाहिए, अगर वो सिर्फ इतना कहेंगे कि लार्जर पोटैटोज चाहिए तो आई विल गो विद द वन जिसका मीडियन ज्यादा होगा। आप अगर अपने पास चाहें तो ये स्टेटमेंट मेंशन भी कर लें कि जब मीडियन ज्यादा होता है दैट इज व्हेन योर रिक्वायरमेंट इज फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ पोटैटोज, लार्ज साइज ऑफ पोटैटोज। अगर आपको पोटैटोज का साइज लार्ज चाहिए तो गो विद द हायर मीडियन वैल्यू, और अगर आपको पोटैटोज के साइज में कंसिस्टेंसी चाहिए देन गो विद द लोअर इंटरक्वार्टाइल रेंज वैल्यू। तो जितना पहले 25 और लास्ट 25 में गैप कम होगा उतना वैल्यू ज्यादा कंसिस्टेंट होंगे। सो मोर कंसिस्टेंसी मींस लेसर IQR एंड अ लार्जर साइज मींस ग्रेटर मीडियन। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक। हम्म। तो अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि वैरायटी बी बिकॉज ऑफ लेसर IQR वैल्यू इज मोर कंसिस्टेंट इन साइज। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। चलें पार्ट बी पर आ जाएं जल्दी से। द टेबल shows the masses m grams of 120 potatoes of was less variation in IQR. Less variation, not less variation in IQR, मतलब IQR की वजह से there is a less variation in the size, ये आप कह सकते हैं। Less variation in size, so less IQR, hence less variation in size. It's not a variation in IQR. अच्छा, ये आंसर आ गया, मीन का एस्टिमेट कर लिया, क्या वैल्यू आ रही है। 129.58। जी, ये आंसर आया 129.58। बता दूं, ये समझाओ। तो ये वैल्यूज हैं, ये मिड वैल्यूज हैं। सो इट्स 90, 110, 125, 135 एंड 170। सो आपने करना है इसमें 90 इंटू 10। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। डिवाइडेड बाय 120। अब आंसर निकालें इसका। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये करके आंसर निकालें। 129.6। देख लें भी, आप लोग भी चेक कर लीजिए, ये आंसर आ रहा है। नहीं, दिस इज फाइन, 129.6 इज फाइन। आई मीन वी कैन राइट इट टू, ये नॉन एग्जैक्ट नहीं है ना। नॉन एग्जैक्ट तब होता है जब ये पाई में लिखा हुआ होता है, इट्स नॉट नॉन एग्जैक्ट। सिंस इट्स नॉट नॉन एग्जैक्ट यू डोंट हैव टू राइट इट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, अदरवाइज पे लिख सकते थे। हाँ, दिस इज फाइन। हाँ,
अगर ये नॉन एग्जैक्ट होता तो मैं 130 कर लेता अदरवाइज। बट थ्री सिग्निफिकेंट नॉन एग्जैक्ट वाले में, नहीं नहीं, नॉर्मल वैल्यूज को थोड़ी करना होता थ्री सिग्निफिकेंट पे। नॉर्मल वैल्यूज यू कैन जस्ट राइट टू द वे इट्स रिटन। आप 1 या 2 डेसिमल प्लेस पे उसको राउंड कर सकते हैं नॉर्मल वैल्यू को। दूसरी बात ये कि देखें आप, आई मीन, give your answers correct to three significant figures is a recommendation, it's not an instruction। जरूरी थोड़ी होता है, आई मीन उसके ऊपर आंसर आपका मार्क नहीं कट हो सकता। फॉर दैट मैटर बेरिंग में भी मार्क कट नहीं हो सकता। अगर 30 लिखा हो तो वो जीरो को फिर ऐसे लिख के देते हैं ब्रैकेट के अंदर, जीरो का मतलब होता है कि द मार्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस। इस पे मार्क डिपेंडेंट नहीं होता अगर 030 लिखा हुआ हो तो। एक सेकेंड। ओके, चलें पार्ट सी पर आए जल्दी से। इट सेज अ बैग ऑफ पोटैटोज हैज अ मास ऑफ, इसका आंसर निकाला है, हैज अ मास ऑफ 2.5 kg। करेक्ट टू द, अच्छा ये तो खैर मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप दोनों केसेस में लिख सकते हैं आंसर विदाउट जीरो एंड विद जीरो इन बोथ केसेस। सो अ बैग ऑफ पोटैटोज हैज अ मास ऑफ 2.5 kg। करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 grams। पार्ट ए थ्री, कौन सा पार्ट ए थ्री? मैंने समझाया है तो पूरा ये, इतनी तो डिटेल दी है इसमें कि लेसर आई क्यू आर इज मोर कंसिस्टेंट इन साइज। मैं अभी बताता हूँ ये वाला दोबारा। पार्ट सी का आंसर बताएं क्या आ रहा है। 26,000। तो वो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द टोटल मास in kilograms of a box containing 10 of these bags of potatoes. So a bag of potatoes has a mass of 2.5 kg. Correct to the nearest 100 grams. Bag of potatoes are packed into a box. The mass of the box is 600 grams. Correct to the nearest 10 grams. तो आपको मैक्सिमम मास चाहिए टोटल का, तो मतलब बस सब सारी वैल्यूज का अपर बाउंड पे ले जाएं। हाँ, क्योंकि सबको ऐड करके हमें तो बस टोटल मैक्सिमम चाहिए। वो करना पड़ेगा, वो अभी करते हैं पहले। अच्छा ये है टू द नियरेस्ट 100 grams। सो वी विल डू 100 डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 50 grams। अब आप पहले अपर बाउंड निकालें, एक एक उसका। बैग ऑफ पोटैटोज हैज अ मास ऑफ दिस, सो इट्स 2.5 प्लस 0.5। 50 grams डिवाइडेड बाय, नहीं, 0.05, 2.55। ऐसे 10 बैग्स हैं, ठीक है, प्लस अब ये है द मास ऑफ द बॉक्स इज 600 grams। करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 grams। तो मैं करूंगा 10 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 5। मतलब अपर बाउंड आएगा 605 ग्राम। 605 ग्राम्स के लिए आप इसमें 0.605 कर लीजिए ऐड। ये सब ऐड करेंगे, दिस गिव्स अस द मास ऑफ वन कंप्लीट बैग, कंप्लीट बॉक्स, सॉरी, ऑफ पोटैटोज। हाँ, क्यों? क्या आ रहा है? 3.8 into 10 भी तो करना है। 26.105। 26.105 kg इज द वैल्यू। समझ आई बात? 26.105 kg वैल्यू है। फिर देखिए 10 तो वो आपने 10 बैग्स के लिए हो गया ना, और फिर एक बॉक्स का वेट हो गया 0.605। वेट ऑफ अ बॉक्स इज 0.605।
क्यों भाई? 600 ग्राम्स को भी तो करो, अपर बाउंड पे लेके गए इसको। फिर 605 नहीं आएगा? 26.105 ही आएगा एग्जैक्टली। 26.1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो आंसर है एग्जैक्टली वही आंसर आएगा ना। आया 26.105। जो लिखा हुआ है अगर उसको भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर 20, तो बस यही आना चाहिए, बस यही आंसर है। It says 2.5 kilograms. Correct to the nearest 100 grams. 100 divided by 2 is 50 grams. 50 grams को आपने किया convert kilograms के अंदर, that became 0.05. So one box is 2.5, one bag basically. One bag is 2.5 plus 0.05 multiplied by 10, that is 10 bags. प्लस जो उसकी पैकिंग वाला बैग है, जो बॉक्स है बेसिकली, जिस बॉक्स में वो उसको रख रहे हैं, बॉक्स का अपना वेट है 600 ग्राम्स। 600 ग्राम्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स। 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। तो अब आपने ये 5 को ऐड कर दिया 600 के अंदर, तो वैल्यू बन जाएगी 600 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 605। तो 605, अब वो ऑब्वियसली 605 तो ग्राम्स में है ना, आपको किलोग्राम्स में चाहिए, तो आप करें 0.605। अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल अपर बाउंड का आंसर आएगा 26.105। इज दिस क्लियर? समझ आ गया? डन। चलें भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये किया आप लोगों ने ट्राई? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ग्राफ वाला। इसकी लास्ट वैल्यू बताएगा क्या है? 2। ये ग्राफ सबसे बन जाएगा अगर सब कर लेंगे तो? कोई मसला तो नहीं होगा? अच्छा एक काम करें, रुक जाएं, ग्राफ अभी नहीं बनाए। इट सेज इसको थोड़ा सा बस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। एक आज जो बात की बात है वो देखते हैं। It says by drawing a tangent, estimate the gradient of this when x is equals to 1। जब आप ये ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाने के बाद उसमें कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा x इक्वल्स टू 1। आई एम प्रीटी श्योर कोई रेसिप्रोकल ग्राफ बन रहा है। ग्राफ किस टाइप का बन रहा है दिखाएगा? बनाया है किसी ने? हाँ। तो ये कुछ आपके पास ना इस तरह का ग्राफ बनेगा, समथिंग लाइक दैट। इस तरह कोई ग्राफ बन जाएगा। जब ग्राफ बन जाएगा, एक दफा वो कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर, आप, मैं इसको रफ ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। आप x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर एक tangent बनाइएगा। tangent बना के then we will consider any two points on this line as a and b, और आप इन दोनों पॉइंट्स का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा, which is the gradient of the tangent at x is equals to 1। वो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आप नोटिस करें, जब ये आंसर आ जाएगा ग्रेडियंट का आंसर आया क्या बाय द वे, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है? सॉल्व किया है? 1.4 -1.41 -1.3 सही है। एनीवन एल्स हु गॉट द आंसर फॉर दिस पार्ट? -1.41 या -1.3 सही है, एक्सेप्टेबल है। -1.4 सही है। इट सेज ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2y plus x is equals to 6। ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। 2y plus x equals to 6 का मतलब y is equals to 6 minus x upon 2। इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। इसका ग्राफ बनेगा कैसे?
वो आप कोई भी अगर मतलब कोऑर्डिनेट्स वगैरह यूज करके 0 1 2 कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, इसका ग्राफ बन जाएगा। कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेगा ऐसे। इसके एक्चुअली ये वाले सारे पार्ट्स तो सबको ही पता होते हैं, बस जो ज्यादा मसला होता है वो लास्ट पार्ट के अंदर होता है। लाइन बना लेंगे आप, सब कुछ हो जाएगा। पार्ट टू भी हो जाएगा, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, जहां पे ये लाइन आपके कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। इवेंचुअली जो प्रॉब्लम होता है वो पार्ट थ्री टाइप के क्वेश्चन में होता है, जैसे लिखा हुआ है दीज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x² plus ax plus b is equals to 0. Use 2y plus x this to find the values of a and the values of b. मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। कल या, हाँ आई थिंक कल ही कराया था। जिसमें मैं बता रहा था, एक्सटेंशन नहीं बताई थी मैंने कि क्वेश्चन ऐसे भी जा सकता है आगे। मैंने, अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग, जो लोग नहीं थे क्लास में रिकॉर्डिंग देखी हो, मैंने कहा था एक नया पार्ट भी हो सकता है इसके अंदर, जिससे वो आपसे कहें कि इन दोनों को मर्ज करके एक नई इक्वेशन बनाए। सो यू हैव ऑलरेडी सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। वो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं, चुप हो जाओ भाई। यू हैव ऑलरेडी सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, वो आपसे ये कह रहे हैं कि दीज एक्स कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से निकले हैं, दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ अ थर्ड इक्वेशन जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ये थर्ड इक्वेशन तो यहाँ है ही नहीं, तो जो थर्ड इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके लिए फिर हम क्या करें? उसके लिए हम ये करें कि हम इन वैल्यूज को करें सब्स्टिट्यूट। एक ये इक्वेशन है, सेकंड ये इक्वेशन है। आप y की जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मेक अ साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। and that makes it 24x plus 4x square equals to 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। हाँ, क्यों भाई, क्या बात कर रहे हो? लाइन तो देखो, लेफ्ट अलाइन लाइंड है, नेगेटिव ही आंसर आएगा। लेफ्ट अलाइन लाइन होगी तो माइनस ही आंसर आएगा ना। अब तुम लोग ये बातें करोगे पेपर से एक दिन पहले। तो आपके पास वैल्यू आ रही है 3x² माइनस 12x प्लस 8। सो मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया टू क्रिएट अ न्यू इक्वेशन एंड यू गेट द आंसर एज a इज -12 एंड b इज 8। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? डन। इसका लास्ट पार्ट जो है वो खैर IGCSE वालों के लिए है। ये वाला पेज अलबत्ता सब कर सकते हैं। स्केच द फॉलोइंग ग्राफ्स, ऑन ईच स्केच इंडिकेट एनी इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। 3x - 4y इज इक्वल्स टू 12। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x - 12 इज इक्वल्स टू 4y। y इज इक्वल्स टू 3/4x माइनस, आई मीन, मैं वैल्यूज को रख कैसे रहा हूं, आप लोग उसको देखें जरा। ये वैल्यू है, इसका y इंटरसेप्ट है -3 पे। दिस केम इन P1, आई मीन 4024 में आ चुका है। हाँ, तो फिर P2 में आना मुश्किल है, बट चलें, इन लोगों के मेरे ख्याल आया हुआ होगा तो इनको मैं सॉल्व करा देता हूँ। आप लोग जब तक 2 मिनट ब्रेक ले लें फिर। 3x/4 - 3, देखें इसका जो ग्रेडियंट है। अब हम अगर स्केचेस के हिसाब से बात करें ना, दिस इज अ लाइन विद y इंटरसेप्ट एट -3 और इसका ग्रेडियंट है 3/4। तो इसका y इंटरसेप्ट आ रहा है -3 के ऊपर, ग्रेडियंट है 3/4। 3/4 का मतलब ये x में ज्यादा है, y में कम है। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे लाइन बना सकते हैं हम।
अच्छा, इंटरसेप्ट फिर आप लेबल कर दीजिए, उसका तो मसला नहीं है। वाई इंटरसेप्ट तो समझ आ ही रहा है, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? एक्स इंटरसेप्ट निकलता है वाई को जीरो रख के। तो बस आप कॉन्सेप्चुअली लाइन सही बनाएं और खुद से इसको फोर कह दें। ये बन गई लाइन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। अब इसको मैं क्या करूंगा? इसको तो मैं सॉल्व ही कर लूंगा पूरा। एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। और y की वैल्यू है -4। अच्छा, y -4 है। उनको टर्निंग पॉइंट से मतलब नहीं है, तो आई वुड जस्ट, मैं आप लोगों को पहले भी एक बात बताई थी, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले ग्राफ बना लें। क्योंकि ग्राफ बनाने से ग्राफ स्मूथ बनता है। तो मुझे एक बात तो पता चल रही है कि इट्स अ मिनिमम ग्राफ। मिनिमम ग्राफ बनाना इस तरीके से स्मूथ हो जाता है। एक दफा ग्राफ बना लें, कॉन्सेप्चुअली ठीक बनाएं, फिर उसको लेबल कर लें। आप अगर डॉट्स लगा के ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो इतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लैग आएगा, आप जाए लेफ्ट राइट हो जाएगा हाथ थोड़ा सा। इस तरह से आप एक फ्लो में बना देंगे तो ग्राफ परफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद लेबलिंग कर लें ग्राफ की। बट ऑब्वियसली ग्राफ कॉन्सेप्चुअली ठीक बनाए, मतलब ये नहीं करेंगे अब आपने ऐसा बना दिया कि सर अब मेरा ग्राफ तो सही जा ही नहीं रहा। भाई तो आप बना गलत रहे ना। आप खुद नोटिस करें, -1 और 4 है, मतलब आपका ग्राफ नेगेटिव में कम है, पॉजिटिव में ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 6 टू द पावर ऑफ x। y इज इक्वल 6 टू द पावर ऑफ x, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब एनीथिंग टू द पावर ऑफ जीरो इज वन। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, स्टार्ट होगा जीरो से, वन से स्टार्ट होगा। बट आप वन को टच कराते हुए बस फिर हम उसको ऊपर एक्सपोनेंशियल दिखा देंगे, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। सिंपल। समझ आया? हाँ। हम्म। आप पेपर वन में आ गई थी। पेपर टू के अंदर अब डिपेंड करता है कितनी आई थी डिफरेंशिएशन। अच्छा, बस फिर तो हाँ, फिर नहीं आएगा। फिर तो मुश्किल है, बट आप कर लीजिएगा बाद में, बट आएगा नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं। ग्राफ पूरा वाला नहीं आया होगा ना, खाली स्केचिंग आई हुई होगी। चलें। अच्छा हाँ, ओके ठीक है, आपने बताया। चलें, ओके। ओके भाई, चलें इस वाले पार्ट पर आए जरा, नेक्स्ट। अरे एक सेकंड। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं करनी है? नहीं नहीं, सही हो, आ जाएगा तो बता दें। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आपके उसमें नहीं है, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये तो उन्होंने बना दिया है और इसको उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन से मर्ज कर दिया। तो इट सेज द डायग्राम, देखिए उन्होंने आपसे सर्कल कहा भी नहीं है, उन्होंने आपसे क्या कहा, आप पढ़ें जरा। द डायग्राम शोज अ कर्व विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। A is the point 40 and B is the point 02. Find the equation of the straight line that passes through A and B. Give your answer in the form y equals to mx plus c. ये सॉल्व करें प्लीज जल्दी से। नहीं, ए और बी कोऑर्डिनेट्स है ना आपके पास, लिखे हुए थे कोऑर्डिनेट्स। ए और बी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं भाई। हाँ सॉरी, ग्रेडियंट निकालोगे। हाँ वो तो सही है। y equals to mx plus c, मैं समझा तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। चलें, ये जल्दी से सॉल्व करें जरा।
अच्छा, किसके? भाई इससे क्या ताल्लुक है? इससे तो ग्रेड देखो तो क्या क्या पूछ कर रहे हैं वो। तुमसे उन्होंने क्या पूछा है ये देखो उसमें। उन्होंने आपसे कुछ कहा है कि सर्कल की इक्वेशन बताएं? और इसमें कहीं सर्कल लिखा हुआ है? वो तो मेरे मुंह से निकल गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है। उन्होंने तो नहीं आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है। दे हैव जस्ट गिवन यू अ ग्राफ। इसका ग्रेडियंट आ रहा है -12। और सी क्या आ रहा है? अच्छा बस सही है ना, तो फिर आप इक्वेशन बता रहे हैं। सी इज +2। सी इज +2। सी का आंसर +2 आया है। निकाला भी आपने आंसर? क्या? बेटा इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। आप लोग ध्यान दें तो आपको समझ आएगा ना। आप छोड़ें इक्वेशन और किसी भी चीज को, कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दें क्या लिखा हुआ है। अगर ये पूरा पार्ट नहीं भी गिवन होता तो भी सॉल्व किया जा सकता है। यहां से यहां तक भी पढ़ लें तो सॉल्व हो जाएगा। इतना भी पढ़ लें सिर्फ। क्या लिखा हुआ है? ए इज द पॉइंट 40, बी इज द पॉइंट 02। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू ए एंड बी। इसमें क्या मसला है? इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग लेकिन बातें ही मुसलसल चलती रहती हैं, समझ कैसे आएगा? ग्रेडियंट कैलकुलेट करें इन दोनों वैल्यूज का। हाँ सी तो वैसे ही +2 होने चाहिए क्योंकि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है। सी तो वैसे ही +2 होना चाहिए क्योंकि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अब भाई मुझे तो खैर पता नहीं। अब आज भी अब आप लोगों को मुझे कहना पड़े तो मुझे मतलब फिर कब नहीं कहना पड़ेगा। अब आज तो मेरे पास कोई वजह ही नहीं है कि मैं क्या कहूँगा, कल पेपर है। हाँ बस। तो बेटा भूख लग रही है तो फिर आप एनर्जी कंजर्व करें ना अपनी, खामोश बैठे ताकि कम से कम एनर्जी जाया हो। शो दैट a² = 16 एंड b² = 4। ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव हम करेंगे कैसे? नहीं, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज है ना, पुट करके निकाल सकते हैं। देखो तुम लोग दुआ दोगे मुझे अगर ये कल यही क्वेश्चन आ गया तो। x² / a², वो है ही नहीं, बनना ही नहीं है भाई। x² / a² + y² / b² = 1। तो a की वैल्यू आ गई। अच्छा a उन्होंने दिया हुआ है, सॉरी x²। x² गिवन है, देखें एक तो पॉइंट हो जाएगा 4,0। एक ये वैल्यू हुई 16 = a²। देखें। अच्छा दूसरी वैल्यू में कैसे मिलेगी? We don't have to calculate c, actually c is the y-intercept value ना। c is the value for the y-intercept। तो ये ग्राफ वैसे ही y-intercept पे b से पास कर रहे हैं विच इज 0,2। सो वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। अदरवाइज अगर कैलकुलेट करना भी होता तो आई वुड हैव टेकन वन कोऑर्डिनेट सेट। वंस यू गेट द ग्रेडियंट तो आप एक कोऑर्डिनेट सेट इक्वेशन में पुट करते हैं, उससे c आ जाता है अगर किसी और केस में निकालना हो। अच्छा फॉर द सेकंड केस इट इज 2,0।
2,0 है, 0,2 है। B² इज इक्वल टू 4। हाँ, जीरो तो हट जाएगा। ए निकालने के लिए वी कैन यूज, मैं किया था यहाँ पर, ए निकालने के लिए यूज किया हुआ है। सामने तो वर्किंग हुई हुई है। बी के लिए 0,2 नॉट, यू कैन यू नहीं, बी के लिए आप 4,0 नहीं यूज कर सकते। 4,0 यूज करेंगे तो बी जीरो हो जाएगा ना। हाँ भाई, चलें इस पर आ जाए जल्दी से। अब द पी पॉइंट इज 2K एंड क्यू पॉइंट इज 2 - 16 आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आप लोग खुद सॉल्व करें जल्दी से। देखो तुम लोगों के साथ कल की क्लास, मतलब अब कल तुम्हारा पेपर हो जाएगा ना, इसके बाद मेरे और बहुत पेपर हैं, तुम लोग ऐसे स्ट्रेस ना दो मुझे ये सवाल कर करके। आगे भी पढ़ाना है मैंने, मुझे आई एम बिजी टिल 5th जून। हाँ, बहुत सारे पेपर्स हैं। हम्म। कौन से पेज तक आ गए हम लोग? मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कर करा के डिफरेंशिएशन तो आ चुका है ना, चलो ये वाला पेज भी छोड़ सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली, जो मैंने अभी दिया हुआ है, ये वाला पार्ट बी वाला, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बी वाला क्वेश्चन अच्छा है। जल्दी से वैल्यू निकालें, फाइंड द वैल्यू फॉर के की वैल्यू कैसे आएगी? यू हैव 2, K, 2, K का मतलब एक्स की जगह 2 रख दें, वाई की जगह के रख दें। नहीं, डेसिमल आ रहा है। डेसिमल वैल्यू आ रही है के की, इनका तो 3 आ रहा है, लोग कह रहे हैं 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, देख लेते हैं। मुझे लग रहा है ये वाला 120% लग जाएगा क्वेश्चन। गैस पेपर बना दें बस। ऐसी चीजें मिलती भी हैं और तुम लोग इन चीजों के लिए जो है ना, वो बस बच्चे बेचारे क्या करें, मासूम होते हैं। गैस पेपर नाम ही कोई चीज नहीं होती भाई। अरे ये तो अच्छा, के² हाँ, के इज √3 एक्चुअली। के इज √3। देखें, के इज एक्चुअली √3, बट उसमें हमें प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पी ऊपर लिखा हुआ है ना। तो आई ऑल्दो ये प्लस माइनस वैसे होना चाहिए, इस केस में प्लस माइनस नहीं है, इसलिए क्योंकि प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी और नेगेटिव वैल्यू बनेगी इसकी। सो देयर इज नो प्लस माइनस वैल्यू। अच्छा, उसके बाद क्यू की वैल्यू का तो खैर मसला है नहीं, हमें कोई भी एक वैल्यू पढ़ करके आंसर नहीं, क्यू भी तो निकालना है। क्यू भी निकालना है, अच्छा 3 मार्क्स जो है वो। बट आई थिंक एक ही आंसर आएगा। चलो आप लोग जरा 2 मिनट ब्रेक लीजिए जरा, मैं जब तक ये प्रोजेक्टर भी करा। तो ओके, सो यू आर सेइंग व्हाई शुडंट वी राइट +- √3? हम लिखेंगे +- √3। उसमें से जो
+√3 वाला पार्ट होगा, जो +√3 वाला पार्ट होगा वो, और एक होगा -√3 वाला पार्ट। दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम ही होंगी, बस एक का आंसर +√3 हो जाएगा और एक का आंसर -√3 हो जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क, वाई की वैल्यूज का। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल पी ओ क्यू। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, आ सकता है पेपर में। आई मीन, नॉट दैट दिस क्वेश्चन आ सकता है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर इस टाइप का आ जाए तो अच्छी बात है ना, आप लोग कर लीजिएगा। वो पूछ रहे हैं पी ओ क्यू। अच्छा, पी ओ क्यू एंगल निकालना है। अब इस एंगल को निकालने में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमारे पास, हमें ऐसा फील होता है कि लेंथ नहीं है, बट वी एक्चुअली हैव द लेंथ। और लेंथ क्या होगी हमारे पास, ये वाला पार्ट देखें जरा। देखें, टॉप वाली वैल्यू √3 है, नीचे वाली वैल्यू -√3 है। तो मेरे पास वैल्यूज बन रही हैं एक्चुअली। आई नो कि दिस इज √3 एंड आई नो दैट द बेस वैल्यू इज 2। तो मैं इसमें एक एंगल निकाल सकता हूँ और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ये बात समझ आ रही है? बिकॉज एक्स की वैल्यू 2 थी ना, एक्स 2 है ना, x 2 2, मतलब ये हो गया 2 यूनिट्स, ये हो गया √3 यूनिट। सो अब आप ये कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, और जो भी आंसर आएगा, नहीं देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। वी कुड हैव टेकन आउट द डिस्टेंस आल्सो बिटवीन द टू वैल्यूज। हाँ, उससे भी कर सकते थे, डिस्टेंस निकाल के भी कर सकते थे। बहुत शुक्रिया संजीव। हाँ, डिस्टेंस वाले से कर सकते थे। हमें डिस्टेंस वाले से पहले हम ये मैग्नीट्यूड निकालें फिर वो करें, तो ये काउंटिंग कर लें, अदरवाइज वो भी सही है, वो भी मेथड ठीक है। सी आई एम सेइंग, आप, दिस इज 2 यूनिट्स एंड दिस इज √3। 2 यूनिट्स इन एक्स, √3 यूनिट्स इन वाई। So 2 units in x and √3 units in y. Got it? और बस फिर आप उसके बाद tan थीटा करके उसका एंगल निकाल लें जल्दी से। इसका एंगल भी निकाल लेंगे और फिर इसको करते हैं सॉल्व। ये आप लोग सॉल्व करें प्लीज जल्दी से। क्यों कर सकते हैं, मैथमेटिकली सिमिलर। चेक कर लेते हैं पहले कि वैल्यू बन कैसे रही है। सो इसका जो पूरा आंसर आएगा वो क्या होगा, 81 पॉइंट। सो 81.8 कर लेंगे ना, 1 डेसिमल प्लेस पे। ओके, the area enclosed by a curve with equation this is pi ab. Find the area enclosed by the curve with this value. I think ये तो बहुत ही आसान है। वो कह रहे हैं pi ab एरिया होना चाहिए। pi ab का मतलब कि आप यहाँ पर, उन्होंने लिखा हुआ है 16 और इधर लिखा हुआ है a², दिस इज 4 एंड दिस इज b²। pi ab का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट? देखें, pi ab का मतलब a² is equals to 16 and then b² equals to 4, so a is equals to 4, b equals to 2, you get the value as 8 pi। फिर क्या कह रहे हैं, a curve mathematically similar to the one in the diagram intersects the x-axis at 12 0 and -12 0। अब एक और ऐसे ही कर्व है, मैथमेटिकली सिमिलर, मैथमेटिकली सिमिलर है, बट वो ये कह रहे हैं कि ये वाला कर्व नोटिस करें जरा, ये वाला कर्व टच कर रहा है 4 और -4 पे। वो कह रहे हैं एक और बड़ा कर्व होगा जो इस तरह से टच करेगा, जो बेसिकली टच करेगा एट 12 एंड -12। आपके ख्याल में ये कर्व उस कर्व से कितने टाइम्स बड़ा है? इफ दिस इज एट 4 एंड दिस इज एट -4 और दूसरा कर्व है ये 12 और ये टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 टाइम्स बड़ा है ना। अगर उसका एक्स इंटरसेप्ट 4 था और इसका एक्स इंटरसेप्ट 4 है और -4 है, उसका एक्स इंटरसेप्ट कह रहे हैं 12 और -12। That means this curve in comparison with the other curve is 3 times larger। 3 times larger का मतलब इसका concept of enlargement, समझे आप?
ट्रांसफॉर्मेशन का ही कॉन्सेप्ट है ये, एनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ दैट कर्व। इफ इट इज 3 टाइम्स ऑफ दैट कर्व तो एरिया पे कितना इफेक्ट आ जाना चाहिए? अगर ये कर्व 3 टाइम्स का है तो सुभान एरिया पे क्या फर्क आएगा? अगर स्केल फैक्टर 3 है, रेगुलर एक कर्व को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरा कर्व बन रहा है, उससे एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा? डायमेंशनली अगर एक वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी वैल्यू बनती है, तो एरिया को 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम को 3 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आई बात? एरिया ऑफ द इमेज is k square times the area of the object। ये बात समझ आई? आपके पास एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है 8 पाई, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो आई शुड बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 8 72, मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए 72 पाई। ठीक है, सब में हो सकता है ये, इट्स अ सिमिलैरिटी रूल, इनलार्जमेंट का वो है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जीसी आईजीसीएसई से, ये दोनों में इंक्लूसिव है। ये आ सकता है, इट्स अ प्रॉपर क्वेश्चन, ये वैल्यू इसमें दोनों में इंक्लूड हो सकती है।